आज हमारा पहला पाठ ही है सौरमंडल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य तत्व। और हम आज जानेंगे पृथ्वी की जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड में, उसमें जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना का क्या अर्थ है। ठीक है, पहली बात तो जेम्स जीन एक अंग्रेज विद्वान थे, भूगोलवेत्ता। उन्होंने अपनी ये ज्वारीय परिकल्पना वर्ष 1919 में प्रदर्शित की थी। जेम्स जीन ने अपनी इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसको द्वैतारक सिद्धांत के तहत समझाया था। उसको हम समझेंगे। जेम्स जीन का कहना था कि दुनिया में एक सूर्य था और सूर्य के चारों तरफ एक विशालकाय तारा था। विशालकाय तारा था। ये तारा सूर्य का चक्कर लगा रहा था। समय बीतता गया। इस तारे में इस तारे से सूर्य के ज्वारीय खिंचाव हुआ और ज्वारीय खिंचाव के तहत सूर्य में से एक छोटा सा फिलामेंट टाइप का एक छोटा सा अंश बाहर की तरफ निकलने लगा। इसको हमने फिलामेंट बोला है। हमने क्या, जेम्स जीन ने इनको फिलामेंट बोला था। वो बाहर निकलने लगा, समय बीतता गया और वो फिलामेंट सूर्य से अलग हो गया। बाद में जेम्स जीन महोदय का कहना है कि इन्हीं फिलामेंट से और इस तारे ने और ज्यादा खिंचाव किया और इस फिलामेंट के और भी टुकड़े हो गए छोटे छोटे, जो कि बाद में जाके ग्रह बन गए। ठीक है, तो जेम्स जीन महोदय का ऐसा कहना था। उन्होंने और भी इसके विषय में गहन बातें कही कि जैसे सूर्य का आकार उस समय बहुत छोटा था और जो विशालकाय तारा था वो बहुत बड़ा था। उसकी विशालकाय तारा की ज्वारीय क्षमता बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसने सूर्य के अंदर से छोटा सा अंश खींच लिया। ठीक है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार आज चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर जो समुद्र है उनके अंदर ज्वार और भाटा आता है, ये हम जानते हैं कि उसके खिंचाव के कारण आता है। उसी प्रकार उस समय जो जेम्स जीन महोदय का कहना है कि उस समय विशालकाय तारा के ज्वारीय क्षमता के कारण, जो कि सूर्य से बहुत ज्यादा अधिक था, क्योंकि मैं जैसा कि बता रहा हूँ, उनका कहना था कि सूर्य उस टाइम छोटा था, विशालकाय तारा उनसे सूर्य से काफी ज्यादा बड़ा था और उसके ज्वारीय क्षमता के कारण उसने उसके अंदर से एक छोटा सा अंश खींच लिया, जिससे अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जेम्स जीन महोदय ने अपनी परिकल्पना में और भी बहुत सारी बातों को बताया है, उसको हम समझेंगे। पहला, उन्होंने कहा है कि जो सूर्य था वो उस समय गैसीय अवस्था में था। ठीक है, और जब ये फिलामेंट को खींचा गया, ये भी उस समय गैसीय अवस्था में थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, ये कठोर होते गए, घनीभूत होते गए और आज ये ग्रह बन गए हैं। उन्होंने ग्रहों का क्रम तथा आकार के ऊपर भी चर्चा की है। जेम्स जीन महोदय का कहना है कि ग्रहों का आकार जिस प्रकार, जब इसने एक फिलामेंट खींचा और फिलामेंट से ग्रह बने, तो जेम्स जीन महोदय का कहना है कि फिलामेंट एक बड़े आकार का होगा, ठीक है, और उसके बाद से जेम्स जीन महोदय ने कहा है कि इसमें से अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो हम इसका क्रम उन्होंने इस तरह से प्रदर्शित किया है कि इसमें से निकला होगा तो एक छोटा सा ग्रह निकला होगा, एक और छोटा सा निकला होगा, एक और छोटा सा निकला होगा, एक और छोटा सा निकला होगा, 4 इस तरफ, फिर इस तरह, इस तरह, इस तरह। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल ग्रहों को उन्होंने 8 बताया था। जेम्स जीन महोदय की जब यह परिकल्पना दी गई थी उस समय प्लूटो ग्रह की खोज नहीं हुई थी और जेम्स जीन महोदय की इस परिकल्पना को सबसे ज्यादा मजबूती तब मिल गई जब प्लूटो ग्रह की खोज हो गई, क्योंकि प्लूटो ग्रह और ज्यादा छोटा था। जेम्स जीन महोदय का कहना था कि एक फिलामेंट था, उस फिलामेंट से अन्य ग्रहों की उपस्थिति हुई या निर्माण हुआ। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फिलामेंट बड़ा होगा, फिलामेंट में से छोटा सा ग्रह इधर निकला, छोटा, उससे छोटा और निकला, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरफ भी उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और बुध ग्रह जो सबसे छोटा, और सूर्य के पास यहाँ पर सूर्य होता है। उनकी ये परिकल्पना और ज्यादा सिद्ध हो गई तो प्लूटो ग्रह की खोज हो गई। ठीक है, ग्रहों के आकार में आकार की बात तो उन्होंने ऐसे की थी। क्रम की बात तो जब आती है
तो इसके पीछे जन्मजिन महोदय का कोई खास तर्क नहीं दिया जाता है कि ग्रहों की उत्पत्ति आखिर 8 या 9 ही क्यों हुई। ठीक है। दूसरा कारण उपग्रहों का क्रम, कि उपग्रहों की पहली तो हम संरचना और आकार जानेंगे, उसके बाद से क्रम जानेंगे। जो जन्मजिन महोदय थे उन्होंने उपग्रहों की संरचना के विषय में कहा कि जिस प्रकार फिलामेंट से विशालकाय तारा ने फिलामेंट खींचा, फिलामेंट से अन्य ग्रहों की उपस्थिति हुई, उसी प्रकार जो ये ग्रह अभी बने थे ना उस समय तत्कालीन समय में, उसी समय इन ग्रहों में से विशालकाय तारा खत्म थोड़ी ना हो गया था, वो तो इनमें से और भी छोटे छोटे टुकड़े खींच रहा था। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना, ये छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रह खींच लिया विशालकाय तारे ने और इसमें से भी छोटा छोटा टुकड़ा निकल रहा हो, तो इन छोटे छोटे टुकड़े ही बाद में जाकर ग्रह बन गए। इसको इस तर्क को भी उन्होंने काफी अच्छे से समझा कर रखा है कि जैसे आज के टाइम में उनका तर्क काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि आज के टाइम में उनका कहना था कि जो बड़ा सा गोला था वो गैसीय अवस्था में था। मैंने जब भी आपको बताया था कि उनका कहना था कि जो सूर्य है उस टाइम में वो गैसीय अवस्था में था और वो बड़ा सा जो गोला था वो गैसीय अवस्था में था, यानी कि जो चीजें और जो साइड साइड निकले उनमें से वो कठोर थे। ठीक है। जो छोटे ग्रह साइड निकल गए कठोर वाले, उनमें से तो उपग्रह कम निकलेंगे, क्योंकि कोई चीज कठोर हो उसमें से कोई टुकड़ा करना मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई चीज नरम हो तो हम उसके कई टुकड़े कर देते हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं आज के टाइम में कि जो बृहस्पति ग्रह है बीच में, या फिर ये जो बड़े बड़े ग्रह हैं, हम इनको कहते हैं ना कि इधर के 4 ग्रहों को हम कहते हैं पार्थिव ग्रह और इनको कहते हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं और इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं और ये धूल कणों और कठोर हुए पड़े हैं। ठीक है। इनमें से तो उपग्रह कम निकले, इसीलिए आज हम देखते हैं कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, और ये मंगल का 2 है, डिमोस और फोबोस, और इन दोनों का बुध और शुक्र के कोई सभी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के 63 उपग्रह है, शनि के 73 के आसपास उपग्रह है, अरुण के भी बहुत सारे उपग्रह है, वरुण के भी बहुत सारे उपग्रह है। इससे ये साबित होता है कि उनका जो कथन था वो पूरा तार्किक बैठता है इस दृश्य पर, कि उनका कहना था कि जो गैसीय अवस्था में थे उनसे ज्यादा उपग्रहों की उपस्थिति हुई, उनके ज्यादा उपग्रह हुए। और आज हमें ये देखने को मिलता है कि बृहस्पति और शनि के बहुत ज्यादा उपग्रह हैं, 60 कम से कम उपग्रह हैं, जबकि पृथ्वी और इधर के जो 4 ग्रह हैं जिनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनके 1 या 2 ही उपग्रह हैं। उनका और कथन था जो ग्रहों का क्रम है, ग्रहों की उपस्थिति के बारे में तो उन्होंने कहा कि जैसे जिस तरह पृथ्वी बनी, ग्रह बने फिलामेंट से, उसी तरह उन ग्रहों से जो टुकड़े टूट गए वही टुकड़े आज उपग्रह बन चुके हैं। ठीक है। और क्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्रम का कहना था कि जो उस समय, आज भी हम देखते हैं कि जो ये गैसीय गोले हैं, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण वरुण, इनके बहुत ज्यादा उपग्रह हैं। और क्यों है इसका उन्होंने पहले ही तर्क दे चुके हैं, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में थे और गैसीय चीज नरम होती है, उनके बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए। लेकिन इधर के जो 4 ग्रह हैं ये काफी ज्यादा कठोर थे। पृथ्वी देख लो, एक कठोर ग्रह है, यहाँ पर ज्यादा टुकड़े नहीं हुए, इसीलिए इसका 1 ही उपग्रह है। तो मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है और इन दोनों का है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। उनका कहना था ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष और झुकाव। जैनजिन महोदय ने इस बात की भी पुष्टि की थी उस समय में कि ग्रहों का कि जो ग्रह नच रहे हैं वो किस दिशा पर और किस आधार पर वो उसी सेम स्थिति पे नचते हैं और पूरा वर्ष वो ऐसे ही, पूरी जीवन काल उनका ऐसे ही गुजरता है। दूसरी बात कि प्रत्येक ग्रह को हम देखते हैं तो वो झुका रहता है। आखिर वो क्यों झुका रहता है, इसके ऊपर जैनजिन महोदय का कहना है कि परिभ्रमण चक्र के बारे में उन्होंने कहा है कि जो पृथ्वी उस समय विशालकाय तारा अपने एक निश्चित समय पे स्थान पे चल रहा था, चलते चलते विशालकाय तारा अपने कक्ष से बाहर चला गया और बहुत दूर चला गया। वो कहाँ चला गया इसका उसके बारे में कोई पुष्टि जानकारी नहीं है, और न ही कोई जैनजिन महोदय इसके बारे में कोई तर्क देते हैं कि विशालकाय तारा कहाँ चला गया। लेकिन जैनजिन महोदय ने एक बात को क्लियर कर दिया है कि ये जो ग्रह थे ना, अब ये ग्रह चलने लगे सूर्य के आकर्षण के कारण। जैसे कि सूर्य ने क्या किया, समय बीतता गया और सूर्य ने इन सभी ग्रहों को एक सीध दे दी। जैसे कि आज हम देखते हैं ना कि ये सूर्य है, सभी ग्रह इसके चारों ओर नच रहे हैं बेगर अब कोई चीज हम नचा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि ये मान के चलो बुध ग्रह है, ये इसी लाइन पे क्यों घूम रहा है, ये अगल बगल भी तो जा सकता था, लेकिन इसके कुछ तर्क देते हैं
हाँ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। उनका कहना था कि ये जो है ये इसके आकर्षण शक्ति के कारण इन ग्रहों को बांध के रखता है, जो कि निश्चित स्थान पर एक सेम गोला का चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही मान के चले शुक्र भी सेम, पृथ्वी भी सेम चक्कर पे ही गोला मारती है। पूरे जितने भी ग्रह हैं 9 के 9, 8 के 8, वैसे तो एक को मान्यता खत्म कर दी गई है प्लूटो की, नहीं तो 9 थे, फिर अब 8 हो गए। वर्ष 2006 में उसकी मान्यता खत्म कर दी गई। ठीक है, तो ये उनकी विचारधारा थी ग्रहों के परिभ्रमण के चक्कर में। बात करें ग्रहों के झुकाव के बारे में, तो उनका कहना था कि जो सूर्य था उस समय इसकी भी शक्तियां, जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो कम नहीं था। उसने क्या किया, सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन ग्रह तो इतने दूर दूर जा चुके थे। विशाल का जो एक तारा था, मैंने आपको बताया विशाल का एक तारा था, इसने उन ग्रहों को इतना दूर दूर फैला दिया था कि अब सूर्य के बस की बात नहीं थी उनको खींचना। इसीलिए सूर्य क्या कर सका, बस ज्यादा कुछ नहीं, उनको झुका सका। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह वो 7 डिग्री झुका हुआ है, शुक्र ग्रह 3.5 डिग्री, पृथ्वी 23.5 डिग्री, मंगल 2 डिग्री, बृहस्पति 1 डिग्री, शनि ग्रह, बृहस्पति भारी ग्रह है, इसलिए देखिए यहाँ पे उनका तर्क बिल्कुल सही बैठता है कि वो मात्र 1 डिग्री ही झुकी हुई है। शनि ग्रह 2.5, अरुण ग्रह सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए ये झुका ही नहीं। और उसके बाद से जो वरुण है वो 2 डिग्री। ग्रहों की परिभ्रमण कक्षा हो गया, उनका ग्रहों के झुकाव के प्रति उनका क्या कहना था वो भी हम जान चुके हैं। एक बात और खास थी कि जेम्स डीन महोदय ने इस परिकल्पना को 1919 में दिया था, लेकिन 1929 में जेफलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसमें संशोधन किया, क्योंकि कुछ कमियां थी जो कि मैंने आपको बताई। उनका जैसे कि ये नहीं बताना कि ये विशालकाय तारा आखिर चला कहाँ गया, और इस विशालकाय तारा की इतनी विशालियत थी कि इसने खींच के इतने सारे ग्रह बना दिए, और बनाए भी तो 9 ही क्यों बनाए, ज्यादा या कम क्यों नहीं बनाए। तो जेफलिन महोदय का इसके संशोधन था। जेफलिन महोदय ने 1929 में अपना संशोधन प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जो विशालकाय तारा था वो तो था ही, लेकिन एक तारा और भी था। ये जेम्स डीन महोदय का है। यहाँ पर समझते हैं हम, ये सूर्य है और ये विशालकाय तारा है। जेम्स डीन महोदय के अनुसार, लेकिन इसमें जब संशोधन किया जेफलिन महोदय ने, उन्होंने कहा कि एक तारा और था। एक तारा और था, ये इसको उन्होंने सूर्य का साथी तारा बताया है। जेफलिन महोदय का कहना था कि ये तारा घूमते अपने कक्ष से यानी ऑर्बिट से अलग हट गया, और वो जाके विशालकाय तारा से टकरा गया। विशालकाय तारा से टकराने के बाद यहाँ पे भयंकर विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट में विशालकाय तारा और ये जो साथी तारा था सूर्य का, ये दोनों खत्म हो गए। इन दोनों के खत्म हो जाने से ये सवाल ही नहीं उठता है कि विशालकाय तारा कहाँ गया। तो एक डाउट तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया जेफलिन महोदय ने। दूसरा कि अब इन दोनों के टकराव से जो कचरा बनाना, उन कचड़ों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। जेफलिन महोदय ने ये और बात कही। साथ ही साथ जो ये ग्रह घूम रहे हैं एक निश्चित स्थान पे, इसके विषय में जेफलिन महोदय का कहना है कि ये उस समय गैसीय अवस्था में थे, धीरे समय बीतता गया, ये घनीभूत होते गए, और आपस में जुड़ाव होने के कारण फिर ये बड़े हो गए, और आज ये एक कठोर अवस्था में अपने स्थान पर चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद से हम देखते हैं इन दोनों के बारे में, आखिर को इनकी ये जो सिद्धांत इतना ज्यादा मजबूत इन्होंने दिया था अपने हिसाब से, लेकिन इनका सिद्धांत नहीं बन पाया, परिकल्पना ही रह गई। मैंने आपको पहले भी बताया परिकल्पना किसको कहते हैं, जो कि सच्चाई ना हो, मतलब उसको मान्यता प्राप्त नहीं की गई हो। एक कल्पना किसको कहते हैं, जो मस्तिष्क में है, और परिकल्पना जो उदार दिया जाए, और सिद्धांत जिसको लोगों ने मान्यता दी है लेकिन इनको मान्यता नहीं मिली। इनकी ये जो परिकल्पना दी गई थी जेफलिन महोदय का, वो इसका ही संशोधन किया हुआ था। इसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है, इसको भी ज्यादा मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये तार्किक रूप पे अभी भी किसी के तर्कों पे पूर्णतः सिद्ध नहीं हुई है, इसीलिए परिकल्पना ही रह गई।
इसके पीछे इसका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या क्या कारण थे आखिरकार कि जिसकी वजह से ये सिद्ध नहीं हो पाई। तो पहला कारण तो बताया जाता है, एफ लेवी नाम के वैज्ञानिक थे, लेवी। उनका कहना था कि आखिरकार इस विशालकाय तारा में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस विशालकाय तारा में कितनी क्षमता थी कि उसने सूर्य से इन इतने सारे ग्रहों को बाहर खींच लिया। साथ ही साथ इतना बड़ा टुकड़ा, अगर हम देखें तो इनका कहना था कि जो ये ग्रह हैं ये इतने भी छोटे नहीं हैं। अगर आज के टाइम में इनको नापा जाए, उस समय तो नापने की कोई वो नहीं थी, लेकिन आज के समय में हर चीज की गणना की जा चुकी है। सूर्य है ये, सूर्य से अगर दूरी देखी जाए ना तो इन ग्रहों की बहुत ज्यादा है। तो उनको ये डाउट है कि आखिर इतनी दूरी तक ये ग्रह फैले कैसे। तो पहला तो उनका ये सवाल था, एफ लेवी का, मतलब ठीक है, जिसका उत्तर जेम्स जिन महोदय या जेफरी महोदय दोनों में से कोई नहीं दे पाया कि आखिरकार ये ग्रह इतनी दूर तक कैसे फैल गए, या फिर इस विशालकाय तारे की कितनी क्षमता थी। दूसरी बात यह कही जाती है कि सूर्य का कितना भाग उन्होंने खींच लिया कि इतने सारे ग्रह बन गए। अगर इन सभी ग्रहों को जोड़ा जाता है तो भी सूर्य से अगर इनका आधा से ज्यादा भाग बन जाता है, तो सूर्य समझो उस समय में कितना विशाल था और विशालकाय तारा कितना बड़ा था। तो इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाते हैं जेम्स जिन महोदय। दूसरा तर्क ये था। तीसरा, अगर ये ग्रह सभी के सभी सूर्य से टूट कर बने हुए हैं, तीसरा आरोप जो कि जेम्स जिन महोदय की इस परिकल्पना पे लगा, ज्वारीय परिकल्पना पे, टूट कर बने हैं, तो इन ग्रहों में भी वही खासियत होनी चाहिए जो कि सूर्य में है। जो सूर्य में है, उनका कहना था कि सूर्य से टूट के ये बने हैं सारे के सारे, फिलामेंट टूटा, फिलामेंट से ही ये ग्रह बने। तो आखिर ये फिलामेंट सूर्य से ही तो टूटा था, तो हमको ये समझ में आना चाहिए ना। तो उनका ये कहना था कि इन सब में समानता नहीं है, ठीक है। सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है, जबकि ये ग्रह कोई किसी धातु का बना है, कोई किसी धातु का बना है, ठीक है। तो तीसरा आरोप था। और चौथा आरोप था कि सूर्य, ये जो विशालकाय तारा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आखिर ये तारा गया कहाँ। तो जेफरी महोदय ने इसका उत्तर तो दिया कि विस्फोट हो गया, लेकिन इस पे कोई प्रमाणित सूत्र नहीं है। तो इसीलिए ये 4-5 आलोचनाएं की जाती है इनकी इस परिकल्पना के आधार पे। तो ये था टोटल जेम्स जिन महोदय का ज्वारीय परिकल्पना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। पूरी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।